सो गाइज 1 साल हो गया है मुझे ट्रायम्फ स्पीड 400 ओन करते हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये बाइक लेके मैंने गलती कर दी है और कहाँ कहाँ पे ऐसा लगा कि मेरा डिसीजन एकदम सही था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल दोरबिंग रोड। सो 1 साल में मैंने ये बाइक कितने किलोमीटर चला दी है वो देख लीजिए पहले। देखिए मीटर में देखिए 9301 किलोमीटर मैंने 1 साल में ये बाइक चला दी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस बाइक में अच्छी हैं। बेसिकली ये बाइक मैंने क्यों कंसीडर की थी। सिंगल सिलेंडर इंजन में बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क मिल जाता है। बेसिकली 40 PS का पावर है एंड 37.5 Nm का टॉर्क है। अब गाइस जब ये बाइक मैंने ली थी ना तो उस टाइम ना गरीला थी मार्केट में। तो गरीला से मैंने कंपेयर किया था तो मुझे ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि इस बाइक का ना इंजन बिहेवियर मुझे अच्छा लगा था, कंसिस्टेंट लगा था। तो रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस के मामले में ना ये बाइक मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी। लो स्पीड पे भी अच्छी है, हाई स्पीड पे भी अच्छी है। अब मुझे ना हल्का हल्का देखिए बजीनेस हल्का हल्का फील होता है। तो अब देखिए वाइब्रेशन होता क्या है, वाइब्रेशन और बजीनेस में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए वाइब्रेशन जब बाइक में आते हैं ना तो अगर आपके इंजन परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर आपको पिकअप लेने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, टॉर्क डिलीवरी में रिस्ट्रिक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को वाइब्रेशन बोल सकते हो आप। ओके, जिससे कि आप इरिटेट हो जाओ, सीट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने लग जाए, टैंक पे आने लग जाए, हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने लग जाए और आपको ऐसा लगने लग जाए कि बाइक जो है ना अब इसके आगे नहीं जा सकती। बाइक जो है ना एग्जॉस्ट हो रहा है, इंजन एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसको वाइब्रेशन बोल सकते हो आप। लेकिन जो बजीनेस होता है ना जो कि इस बाइक में है, ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है कहीं पे। आप चाहे कितनी भी स्पीड गेन कर लो, कहीं पे भी थ्रॉटल दे दो, कितनी भी स्पीड में आप थ्रॉटल दे दो, ये बाइक जो है ना ये अच्छा खासा एक्सेलरेशन ले लेती है। पावर भी अच्छा डिलीवर करती है, टॉर्क भी अच्छा डिलीवर करती है थ्रू आउट द बैंड। परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो गाइज जब ये बाइक मैंने ली थी ना तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसा परफॉर्मेंस पहले दिन था वैसे ही परफॉर्मेंस आज है। परफॉर्मेंस में कोई डिग्रेडेशन नहीं आया है, परफॉर्मेंस कोई डिग्रेड नहीं हुआ है, उल्टा परफॉर्मेंस और ज़्यादा रिफाइन हो गया है। ठीक है, इंजन ऑयल वगैरह मैंने चेंज किया था, बीच में मॉड्यूल का इंजन ऑयल यूज़ किया था। तो मुझे तो और ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है और हीटिंग और ज़्यादा कम लग रही है मुझे। अब देखिए मोटुल के बारे में बताता हूँ। मेरे को मोटुल का मैंने इंजन ऑयल यूज़ किया था, तो 7100 यूज़ किया था, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो उसके बाद ना रेडिएटर फैन काफ़ी टाइम के बाद किक इन होता है। ओके, कम से कम आधा घंटा लगता है किक इन होने में। हीटिंग रिड्यूस हो गई है, वाइब्रेशन चाहे लो स्पीड में हो चाहे हाई स्पीड में हो, वाइब्रेशन रिड्यूस हो गए हैं। और गाइज इस बाइक की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी भी वैसी की वैसी क्वालिटी है। चाहे आप पेंट क्वालिटी देख लो, चाहे आप प्लास्टिक क्वालिटी देख लो, फाइबर क्वालिटी देख लो। तो इसका टैंक देखिए आप, टैंक का पेंट कहीं से भी फेड नहीं हुआ है। यहाँ देखेंगे तो मोस्टली बाइक का यहाँ से फेड हो जाता है, बट इसका अभी तक फेड नहीं हुआ है। और प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे फाइबर क्वालिटी, मीटर का क्वालिटी, ये मैंने बाद में लगाया। ठीक है, सबका क्वालिटी टॉप नॉच है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगी मेरे को, यहाँ पे ना इसका पेंट थोड़ा सा चिप ऑफ हो गया है। पेंट मतलब कि इसका कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बाकी ये जो फाइबर का पार्ट है ना, यहाँ पे स्पीड 400 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे डिग्रेडेशन नहीं दिख रहा है। साइलेंसर वैसे का वैसे ही है, साइलेंसर में कहीं से भी कोई स्क्रैचेस वगैरह मुझे नहीं दिख रहे हैं। बाकी यहाँ से ना, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से साइलेंसर गोल्डन हो चुका है। पहले यहाँ पे सिल्वर था बट गोल्डन हो चुका है हीट की वजह से। यहाँ पे आप देखोगे तो हल्के हल्के यहाँ पे निशान आपको दिखेंगे। तो गाइज बहुत सारे लोगों ने मुझे पीपीएफ के बारे में पूछा, पीपीएफ, सेरामिक कोटिंग या फिर पॉलिश वगैरह। तो ये सब आप अपनी बाइक पे यूज़ करते हो कि नहीं। तो जब से मैंने बाइक ली ना तब से मैंने कोई पॉलिश यूज़ नहीं किया है, कोई पीपीएफ नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया। मैंने बस सिरामिक कोटिंग करवाई थी और वो भी सर्विस सेंटर से कराई थी, 5000 की कराई थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सर्विस। तो उस टाइम ना ये टैंक पे उन्होंने सिरामिक कोटिंग किया था, साइड पैनल में किया था और फ्रंट में जो मडगार्ड है ना वहाँ पे किया था। क्या 3 महीने के बाद ना ये सेरामिक कोटिंग निकल गई थी, तो अभी इस पे कुछ भी नहीं है। ये बाइक का पेंट है ना पूरा रॉ है। और गाइज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी बाइक को मेंटेन कैसे करते हो। मैं अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करता हूँ, इसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम वॉश कराता हूँ। महीने में कम से कम 2 से 3 बार मैं इसको वॉश करवा लेता हूँ, प्रेशर वॉश। और उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं इस बाइक पे कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। और शाइन वैसे का वैसे ही बरकरार है, शाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है मुझे। सीट की क्वालिटी में भी कहीं से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी है, सीट की क्वालिटी वैसे के वैसे ही है। बस इसमें ना जो जब ये बाइक नहीं आती है ना तो ये वाइट कलर का स्टिचिंग होता है ना, ये थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट होता है, ये वाला जो वाइट वाला स्टिचिंग है। बट टाइम के साथ साथ ना ये थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप बाइक वॉश कर रहे हो ना तो ये वाइट कलर की स्टिचिंग है ना, इसको अच्छे से आपको साफ़ करना पड़ेगा। बाकी इस बाइक पे जहाँ जहाँ पे ब्रांडिंग हुई है ना, यहाँ पे ब्रांडिंग हुई है। और पीछे सीट के पास देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रांडिंग है। यहाँ पे देखिए ये ट्रायम्फ का ब्रांडिंग है। ओके, तो ब्रांडिंग में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांडिंग कहीं से भी मिट नहीं गई है। सो गाइज मैंने इस बाइक को इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि ये बाइक एक परफॉर्मेंस बाइक है। तो जब मैं इस बाइक को 100 पे चलाता हूँ, 100, 120, 130, 140 तक लेके जाता हूँ ना, तब भी कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती है। बाइक काफ़ी स्मूथली पिक लेती है और हाई स्पीड में ना इस बाइक को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। टॉर्क डिलीवरी है ना, टॉर्क डिलीवरी एंड पावर डिलीवरी ना,
इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस स्पेशली इस बाइक का लो एंड मिड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लो एंड पे ना देखिए लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। तो सिटी में जब इस बाइक को चलाते हो ना तो आपको कहीं से भी ना बार बार गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे बाकी बाइक्स में होता है ना कि आप अगर थर्ड गियर में हो तो अगर आपने स्लो कर दिया, ट्रैफिक में स्लो कर दिया, तो फिर से आपको फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा तो ही बाइक अच्छे से पिकअप लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। तो वैसा इसमें कोई सीन नहीं है। ये बाइक जो है ना हर गियर से पिकअप अच्छा खासा ले लेती है, चाहे आप फोर्थ गियर में रहो, फिफ्थ गियर से भी अच्छा खासा पिकअप ले लेती है। ओके, लो स्पीड में भी अच्छी चलती है और मिड एंड तो काफ़ी अच्छा है। 60 to 100 वाला बैंड है ना, उसमें भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा क्विक है। मोस्टली देखिए मैं इस बाइक को 100 पे ही चलाता हूँ, 100-120 पे ही चलाता हूँ। उसके ऊपर बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, बहुत अगर रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल गए ना और सेफ मिल गए तो ही 120 के ऊपर जाते हैं, अदरवाइज 100-120 तक ही जाते हैं। तो 120 तक ना ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के देने वाली है एज कम्पेयर टू अदर बाइक। अब गाइस देखिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। इस बाइक को मैं 120 पे चला रहा था, हाईवे पे चला रहा था, तो अचानक से ही ना खराब रास्ते आ गए, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा आ गया था, ठीक है, बीच में। तो वहाँ से कोई बाइक नहीं जा रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे गड्ढा है। और एंड 120 की स्पीड पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एकदम से लेन चेंज कर लो। तो मैंने वैसे ही इस बाइक को निकाल दिया गड्ढे में से ही, और मुझे लगा था कि बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बाकी बाइक्स चलाई हुई है और बहुत सारी बाइक्स में चलाते रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी, बट उस टाइम भी ना ये बाइक डिसबैलेंस नहीं हुई, ठीक है। इसका हैंडल वैसे का वैसे ही रहा, एक हाथ ना मेरा थोड़ा सा छूट भी गया था, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी। इस बाइक ने स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन की और पिलियन भी पीछे बैठा हुआ था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है हाई स्पीड पे। ऐसे मेरे साथ 2-3 और इंसिडेंट हुए थे जहाँ पे इस बाइक ने प्रूव किया है कि ये बाइक ना स्टेबिलिटी के मामले में किंग है। और गाइस ब्रेकिंग इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, फ्रंट की ब्रेकिंग स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रियर की एवरेज है, बट फ्रंट की ना मोस्ट ऑफ द टाइम में फ्रंट की ब्रेकिंग ना आपको बचा लेती है। आप अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो ना तो आप 80% टू 90% फ्रंट ब्रेक लगाइए और ये बाइक ना इमीडिएट जगह पे ही रुक जाएगी। और गाइस सस्पेंशन इस बाइक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सस्पेंशन इसके सॉफ्टर साइड में है, तो स्लो स्पीड में बाइक आराम से निकल जाती है। लेकिन हाई स्पीड में कोई बड़ा गड्ढा आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। बाकी हाईवे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाईवे पे जो स्ट्रिप्स आते हैं ना, वो जो व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स आते हैं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस पर ये बाइक काफ़ी स्मूथली निकल जाती है, सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करते हैं। और गाइस चलिए मैं इस बाइक के अब आपको नेगेटिव्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इस बाइक ने मुझे परेशान किया। हीटिंग एक पॉइंट बोल सकते हो कि हीटिंग इस बाइक में ज़्यादा होती है। जब आप समर्स में बाइक चलाते हो ना, जब 40 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 के ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तब आपको प्रॉब्लम होती है। ये हीटिंग जो है ना आपको परेशान करने लग जाती है। और स्पेशली जब आपने फुल पैंट नहीं पहने होंगे ना, तो आपके स्किन पे जब डायरेक्टली हीट लगती है ना, तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल पैंट पहन के चलाइए और फुल शूज़ पहन के बाइक चलाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड गाइज अगला नेगेटिव इस बाइक में मुझे लगता है इसके रियर ब्रेक्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। तो आपको ये ब्रेक्स चेंज करने पड़ेंगे, सिंटेड ब्रेक पैड्स डलवाने पड़ेंगे, या फिर सेरामिक भी कर सकते हो आप। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि सेकंड सर्विस में ना मैं इसमें सिंटेड ब्रेक पैड्स डलवा दूँ, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और गाइज अगर आपने मेरा ओनरशिप रिव्यू देखा होगा, वो 5000 किलोमीटर वाला मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो उसमें मैंने बताया था कि एर्गोनॉमिक्स को लेकर ना मुझे इशू आए थे। तो देखिए इशू क्या आए थे मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पे ना, तो मेरे पैर देखिए आप, मेरा फीट देखिए, ये फीट जो है ना ये कुछ इस टाइप से रहते हैं, और इसका जो ब्रेक का पोजीशन है ना ये अंदर की साइड है। तो थोड़े से ना मेरे को पैर अंदर की साइड मूव करने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। अब गाइस देखिए ये शूज़ थोड़े से वाइड है, तो इस वजह से ना अब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर मेरे पैर थोड़े से बाहर भी रहते हैं ना, थोड़े से ऐसे मेरे बाहर भी रहते हैं, तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर ब्रेक अच्छे से दबाने हैं तो मुझे हल्का सा मुझे पैर अंदर मोड़ना ही पड़ता है। और ये टैंक पैड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये टैंक पैड आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए टैंक पैड जब नहीं था ना, तो यहाँ पे ना और ज़्यादा स्पेस था, और वो स्पेस अंदर होने की वजह से ना मुझे पैर नी अंदर करने पड़ते थे, और मेरा पैर जो है ना वो अंदर की साइड मुड़ा हुआ रहता था। बट ये टैंक पैड लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। और ये जो शूज़ है ना, राइडिंग शूज़ पहनने के बाद ऑलमोस्ट ये वाला इशू है ना ये फिक्स हो गया है। और गाइज अगला प्रॉब्लम जो है ना, वो देखिए मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है अगर आपके पैर बड़े हैं तो। मेरे पैर का साइज़ 7 है, तो पास से अगर दिखाएंगे ना, तो अगर मैं इसको रिलैक्स चलाना चाहता हूँ, जब आप रिलैक्स चलाते हो तो थोड़ा सा पैर पीछे कर लेते हो लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पैर पीछे कर लिए, अब आप देखिए ये मेरा ना पीछे का हील यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, पिलियन यहाँ पे बैठा रहेगा, तो पिलियन का जो फीट होगा ना वो आपके हील्स में हिंडर करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो आपको पैर यहाँ पे आगे ही रखना पड़ेगा ऐसे। और आपके अगर पैर बड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपके 9 नंबर के पैर हैं, 10 नंबर के पैर हैं, तब तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते पैर, ओके। मेरे 7 नंबर होने के बावजूद ही यहाँ तक आ गए हैं। तो ये चीज़ मुझे लगी कि इसका प्लेसमेंट जो है ना वो थोड़ा और पीछे रहना चाहिए था। बाकी ये जो फुट पैक का जो प्लेसमेंट है ना, ये अंदर की साइड होने की वजह से ना, जब आप इस बाइक को आगे पीछे करते हो ना, तो ये आपके पैर में हिंडर नहीं करते हैं। देखिए इसको मैं आगे पीछे करूँगा ना, तो ये आपके पैर में हिंडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला है और बाकी बाइक जो होती है ना,
उसमें ये चीज़ ना निकली होती है बाहर, ये जो फुट पैक होता है ना, ये बाहर निकला होता है। तो आपको ना आगे पीछे करने में ये जो है ना हिंडर करते हैं। बट इस बाइक में ना ये अंदर होने की वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली इस बाइक की एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है ये। अब देखिए गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इस बाइक का लुक काफ़ी छोटा है, ये बाइक का रोड प्रेजेंस अच्छा नहीं है, बाइक काफ़ी छोटी दिखती है 400 सीसी के हिसाब से। सो गाइस, मेरे हिसाब से इस बाइक का रोड प्रेजेंस अच्छा है। आप इस बाइक को पर्सनली जाके शोरूम में चेकआउट करिए, शोरूम में देखिए आप कि इस बाइक की क्वालिटी वगैरह कैसी है, एलिमेंट्स कैसे यूज़ हुए हैं। आप अगर देखेंगे ना तो इस बाइक में ना एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स इसमें एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हैं और ये बाइक काफ़ी प्रीमियम यूज़ हुई है। तो वो प्रीमियमनेस वाला फैक्टर है ना, वो इस बाइक में है। ठीक है, हर चीज़ का आप क्वालिटी देख लो, इस बाइक की क्वालिटी टॉप नॉच है। और आप पर्सनली देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज फोटो वगैरह में देखोगे, वीडियोस में देखोगे तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। जो ओल्ड वाला मॉडल था उसकी हाइट कम थी अपोलो टायर्स वाले, तो इसके टायर्स का साइज ना इंक्रीज कर दिया गया है, साइड वॉल इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ना इसकी हाइट बढ़ गई है। तो कंपनी ने इसीलिए इसके टायर्स चेंज किए थे। तो हाइट के मामले में ना आप चाहे होंडा खड़ी कर लो साइड में, होंडा CB350 खड़ी कर लो या फिर क्लासिक खड़ी कर लो ना, उन सबसे हाइट के मामले में ये ज़्यादा है। बल्किनेस में हो सकता है कि ये कहीं पीछे छूट जाए, क्योंकि ये बाइक जो है ना ये काफ़ी स्लीक है, काफ़ी स्लिम बाइक है ये। लेकिन वही बात है कि आपने अगर एक बार इस बाइक को देख लिया ना, इसका डिज़ाइन पसंद आ गया और इस बाइक को चला लिया, तो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना आपने इस बाइक को, तो उसके बाद ना आपको कोई और बाइक पसंद नहीं आने वाली। तो गाइज़, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं ये बाइक परचेज़ करने वाला था ना, तो मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी थी। जब मैंने इस बाइक को एक्सपीरियंस किया, जब मैंने इस बाइक को चलाया, उसके बाद मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। तो गाइज़, माइलेज की बात कर लेते हैं। तो सिटी में इस बाइक का माइलेज 21 से 23 किलोमीटर पर लीटर है और हाईवे पे इसका माइलेज 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर है। अब एक बार मुझे इस बाइक ने ना 38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी दिया हुआ है। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बाइक का सर्विस कॉस्ट कितना पड़ा है मुझे और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ा है। तो देखिए, फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मुझे 2000 पड़ा था, 2100 कुछ पड़ा था। उसके बाद मैंने इसमें जनरल चेकअप कराया था। जनरल चेकअप में इंजन ऑयल टॉपअप हुआ था, कूलेंट टॉपअप हुआ था और चेन ल्यूब वगैरह उन्होंने किया था, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन वगैरह किया था। और उसके अलावा यहाँ से ना उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया था। ओके, प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यहाँ से ना ऑयल लीक हो रहा था। ठीक है, यहाँ से हल्का हल्का ऑयल लीक हो रहा था, तो इन्होंने ना ये ओपन करके ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया। तो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा था जनरल चेकअप का 750 रुपीज़। तो आप अगर इसमें से चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब एक्सक्लूड कर दोगे तो 500 के अराउंड आपको पड़ेगा। उसके बाद सेकंड सर्विस अभी मेरी ड्यू है, अभी 10 दिन के बाद सेकंड सर्विस होगी। तो सेकंड सर्विस का कॉस्ट अराउंड 2500 आता है, 2500 2600 आता है। सो गाइज, ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो एक साल का आप लगा सकते हो कि 4500 से 5000 रुपये आपको लगने वाला है। और अगर आपके कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करने होंगे, ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करने होंगे, तो उसका एक्स्ट्रा लगने वाला है। मेरा एक बार ब्रेक पैड चेंज हुआ था, रियर का ऑर्गेनिक वाला ही चेंज हुआ था, तो सर्विस सेंटर से मैंने कराया था। 260 रुपये के मेरे रियर ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे। और इसके अलावा मैंने इस बाइक में वारंटी क्लेम किया था इंडिकेटर्स को लेके। 3 इंडिकेटर्स मेरे चेंज हुए थे। बेसिकली चारों को क्लेम करने का प्लान था, लेकिन एक इंडिकेटर में ना यहाँ पे डैमेज था, तो ये वाला क्लेम नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इंडिकेटर में इशू किया था, इंडिकेटर में फॉगिंग हो गई थी। अभी भी फॉगिंग दिखेंगी आपको। और यहाँ देखेंगे ना, ये वाला इंडिकेटर दिखाइए, यहाँ पे भी आपको फॉगिंग दिखेगी। तो इसका इंडिकेटर ही ऐसा है। और गाइज, इसका पीछे का इंडिकेटर देखिए, यहाँ पे भी आपको फॉगिंग दिख जाएगी। यहाँ देखिए, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे फॉगिंग है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फॉगिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो इसके इंडिकेटर का ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स में होता है, आप अगर चेंज भी करवा लोगे ना तो भी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सो इससे इंडिकेटर के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिकेटर अच्छे खासे इल्यूमिनेट हो जाते हैं। सो गाइज, एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट को लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया कि आपका अगर स्पेयर पार्ट कोई टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल मिरर टूटता है, क्लच टूटता है, ओके, या फिर आपको कोई एक्सेसरीज लगानी है, तो उसका कॉस्ट आपको कितना पड़ने वाला है, वो वाला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सर्विस बुक करने के लिए ना ट्रायम्फ का एक ऐप आता है, उस ऐप में मैनुअल वगैरह भी रहता है, तो वहाँ से आप सर्विस बुक कर सकते हो। बाकी सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। सर्विस सेंटर काफ़ी क्लीन रहते हैं ट्रायम्फ के, और लाउंज वगैरह भी रहते हैं, वहाँ पे वाईफाई वगैरह रहता है। और आप वहाँ पे बाइक दे करके आप वहाँ पे अगर आपको काम भी करना है तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके काम भी कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की। तो देखिए, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। वहाँ के लोग, वहाँ के एम्प्लॉय ना काफ़ी नॉलेजेबल हैं, और जब जब मैं बाइक लेके गया ना तो मेरी प्रॉब्लम एड्रेस की गई और प्रॉब्लम पे काम भी किया गया और प्रॉब्लम रिजॉल्व करके मुझे बाइक दी गई, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया गया। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। वहाँ पे लाउंज वगैरह भी रहता है, तो लाउंज में वाईफाई वगैरह रहता है, तो अपनी बाइक वहाँ पे दे करके आप लाउंज में बैठ के काम भी कर सकते हो वाईफाई से कनेक्ट करके, तो वो सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सर्विस सेंटर काफ़ी क्लीन लगा मेरे को। सर्विस सेंटर एरिया में आप जा सकते हो, आप अपनी बाइक देख सकते हो कि सर्विस कैसे हो रही है, पार्ट्स वगैरह चेंज कैसे हो रहे हैं, तो सर्विस आपके सामने ही होने वाली है। अब गाइस, बात करते हैं पिलियन कंफर्ट की। तो पिलियन कंफर्ट आप देख लीजिए कि पिलियन की सीट जो है ना, ये यहाँ पे आपको ज़्यादा एरिया नहीं मिलता है, ये कुछ इतना सा ही एरिया मिलता है। ठीक है, बट इसके सीट जो है ना, ये सीट सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो पिलियन इस पर बैठ जाएगा अच्छा खासा। अगर हेल्दी पिलियन भी होगा तो भी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें ना प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब ये जो ग्रैब रेल है ना, जब इसमें स्टॉक वाले फिटेड थे ना,
तो पिलियन अगर बैग लेके बैठते हैं ना तो उसका बैग जो है ना बार बार आपके ये पीछे वाले पार्ट पे लगेगा और पिलियन के लिए भी ना थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये बैकरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा पिलियन का कंफर्ट इंप्रूव करने के लिए। पिलियन जब इस पर बैठेगा ना तो उसका बैग इजीली यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे ना ये ग्रैब करने के लिए भी, ये काफ़ी बाहर निकला हुआ है ना, तो ये ग्रैब करने के लिए भी ईजी पड़ेगा पिलियन को। तो ये बैकरेस्ट आप बाद में लगवा सकते हो। ट्रायम के सर्विस सेंटर से मैंने लगवाया था, ट्रायम का OEM बैकरैक है ये। इसका प्राइस अराउंड 2500 के अराउंड पड़ा था मेरे को। गाइस अब बात करते हैं शिम नॉइस की। तो एक साल में मुझे कितना शिम नॉइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट सर्विस के बाद ना इसका शिम नॉइस इंक्रीज हो गया था। तो मैंने सर्विस सेंटर में जाकर के दिखाया तो उन्होंने इंजन का पार्ट चेंज किया था, टैपेट का चेन टेंशनर चेंज किया था बेसिकली। तो वो चेंज करने के बाद ना शिम नॉइस रिड्यूस हो गया था और रिड्यूस होने के बाद अभी तक मुझे वो बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मोटुल का इंजन ऑयल यूज़ करने के बाद क्या शिम नॉइस कम हो गया या फिर बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, शिम नॉइस वैसे का वैसे ही है। बहुत बढ़ा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइज आपने देखा कि ये शिम नॉइस ना रिड्यूस हो गया है। तो जब रिड्यूस हुआ था ना तब से वैसे ही है, रिड्यूस्ड ही है, बड़ा नहीं है। अब चलिए एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूँ मैं। आप जब ध्यान से सुनोगे ना, आप एक माइंड में सेट कर लोगे कि नहीं शिम नॉइस आ रहा है करके सेट कर लोगे ना माइंड में, तो डेफिनेटली वो शिम नॉइस आपको आएगा। ठीक है, लेकिन आप माइंड से ही निकाल दोगे तो नहीं आएगा। तो इतना कुछ साउंड नहीं है कि आपको ऑब्जर्व हो जाए या फिर आपको परेशान कर दे, आपको इरिटेट कर दे। तो ऐसा कोई साउंड नहीं आता है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, ये बाइक आपको लेना है तो ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से ना इस नॉइस की वजह से अगर आप ये बाइक कंसीडर नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल वर्डिक्ट बता देता हूँ अपना कि मैं इस बाइक से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। तो गाइज ओवरऑल मैं इस बाइक से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अभी एक साल तक ये बाइक चलाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था और ये बाइक ना मेरे सारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है। तो गाइज आपको कुछ और डाउट है इस बाइक को लेके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि ये बाइक चलने में कैसी है। एक बार इस बाइक को चला लो, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि भाई बल्कि नस गया तेल लेने।